अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज एंड द बैंक ऑफ पंजाब। मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। मैं हूं शहबाज अशरफ। बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2027 इज़ हेयर। उम्मीदों से बेहतर है। इसको मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून। अब हम बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। अगर हम वीक की शुरुआत में देखें तो मार्केट ने पहले 2 दिन करेक्शंस देखी, इवन तो हमने देखा कि मार्केट ने बड़ा मेच्योरली रिएक्ट किया डिस्पाइट के ईरान और अमेरिका के जो जंग के मामला थे वो काफ़ी हॉट हो गए थे। उसके बावजूद जिस तरह मार्केट ने रिएक्ट किया दैट वाज अ वेरी मेच्योर रिएक्शन। रेमिटेंस के भी अच्छे नंबर्स आए थे तो ये भी एक फैक्टर था। पर जैसे ही जियो पोलिटिकल सिचुएशन पर कुछ खबरें तब्दील होना शुरू हुई कि जब पीस डील की बात होना शुरू हुई और फिर हमने देखा कि प्री बजट कुछ अच्छी लोकल अपसाइड ट्रिगर्स भी आना शुरू हुए, तो हमने देखा कि फ्राइडे को मार्केट ने बड़ी अच्छा परफॉर्म किया। तकरीबन 3000 पॉइंट से ज़्यादा एक पॉइंट पे परफॉर्म किया और जब फ्राइडे की क्लोजिंग हुई तकरीबन 2700 पॉइंट्स पे उसकी क्लोजिंग हुई। सो इन द एंड लेट्स सी हु टुक द वीक इन बुल्स और बेयर्स पावर्ड बाय द बैंक ऑफ पंजाब। इस हफ्ते मार्केट में बुल्स का क्लियर कंट्रोल रहा। कुछ मेरे सेशंस शुरू में थे लेकिन हमने देखा कि जो वीकली मार्केट की गेन थी वो तकरीबन 1920 पॉइंट्स यानी टोटल 1.13% मार्केट ने वीक ऑन वीक गेन किया और मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग थी दैट वाज 172,399 पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स सी द टॉप गेनर्स और लूजर्स फॉर द वीक। टॉप गेनर्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा शेयर प्राइस में इजाफा टीपीएल रीट में हुआ जो कि तकरीबन 18.1% था। जावेदा सीमेंट 12%, इंटरनेशनल स्टील 11.5%, HBL ग्रोथ फंड में 10.7% और इंटेल लूप में 7.1% का इजाफा देखा गया। टॉप लूजर्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा शेयर प्राइस में कमी पाक गल्फ लीजिंग कंपनी की शेयर प्राइस में जो तकरीबन 4.4% था। पीटीसी की शेयर प्राइस में 4.3%, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड में 2.7%, टीआरजी की शेयर प्राइस में 2.6% और एमसीबी में तकरीबन 1.9% की कमी देखी गई। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और आज हमें ज्वाइन किया है वकास गनी ने। ही इज़ द हेड ऑफ रिसर्च एट जेएस ग्लोबल लिमिटेड। वेलकम टू द शो वकास। थैंक यू मिस। वकास, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि बजट इज़ है, गवर्नमेंट ने तकरीबन 4% का इस साल का जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है। इवन दो है तो कंसोलिडेटेड बजट इफ़ यू गो बाय द नंबर्स, बट गवर्नमेंट कह रही कि ये एक ग्रोथ लेड बजट है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, पिछले जो 3 साल से हम बजट देख रहे थे उससे कुछ बेहतर बिल्कुल ये बजट था। इस पे काफ़ी ऐसे मेजर्स भी लिए गए जो लोग काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ रैशनलाइजेशन हो। वो रिलीफ मेजर्स भी हमने देखे कि आए। ओवरऑल यकीनन रेवेन्यू टारगेट्स बहुत टॉल हैं, जैसे पिछले साल भी थे। मुश्किल है कि उस तरह के अहदाफ जो हैं वो अचीव हो सकें। इस साल भी हमारा ख्याल है कि जो एफबीआई रेवेन्यू टारगेट है वो उसमें शॉर्टफॉल ही रहेगा जो रवां साल है, और अगले साल में भी ये बिल्कुल इतना नुमाया जो इंक्रीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 से 24% का, उसके अंदर शॉर्टफॉल हो सकता है। बट दूसरी जानिब हम देख रहे हैं तो एक्सपेंडिचर पे भी गवर्नमेंट एक कड़ी नज़र रखती है। लास्ट ईयर भी हमने देखा काफ़ी तरह की एक्सपेंडिचर्स को कंटेंट रखा, सब्सिडीज़ कम की। इस साल भी सब्सिडीज़ कम रखी हैं। तो बैलेंस्ड बजट है, बट कुछ प्रो ग्रोथ मेजर्स की कोशिश बिल्कुल की गई है। अच्छा वकास, ये बताएं, अगर आप देखें नॉन टैक्स रेवेन्यू देखें इस साल तकरीबन 5.3 ट्रिलियन है कंपेयर टू रिवाइज नंबर ऑफ 5 ट्रिलियन लास्ट ईयर। और अगर हम ये देख रहे हैं कि इस साल जो स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट होगा ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन होगा कंपेयर टू 2.4 ट्रिलियन लास्ट ईयर। सो ये जो हम ग्रोथ देख रहे हैं इवन नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये कुछ बता सकते हैं कहाँ से आएगी मेजरली? देखिए, कुछ चीज़ें तो हमने देखा कि लेवीज़ के अंदर हमने देखा कि कुछ इंक्रीज़ हो सकते हैं, जहाँ के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के अंदर एक इंक्रीज़ है जो एक्सपेक्ट करी गवर्नमेंट एक नुमाया। इसके अलावा बाकी जो सेगमेंट्स हैं उसमें भी ज़ाहिर रफ्ता रफ्ता में अंदाज़ा होगा कि किस तरह से कितनी नुमाया ग्रोथ आ सकती है। और ये एसपीपी प्रॉफिट का भी जो इतना शार्प डिक्लाइन है, क्या ऐसा होगा? क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स अगर नहीं गिरते हैं उस तेज़ी से तो ये भी हो सकता है कि नंबर जो है आगे जाते हुए बेहतर हो जाए। अच्छा, मैं चीज़ें ऐड कर दूँ। अगर आप देखें स्पेशली नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उसमें 1 ट्रिलियन की जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोविंसेस की तरफ से आएगी। तो इस बार ये हो रहा है कि जो एनएफसी अवार्ड की जो अमेंडमेंट हुई है अबाउट अंडर आर्टिकल 164, उसमें ये है कि जो आपकी जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो कैप हो गई है एट अबाउट 13.3 ट्रिलियन पे, और जो भी एडिशनल रेवेन्यू आएगा वो प्रोविंसेस एज ग्रांट ट्रांसफ़र करेंगे। तो आई थिंक मेजर कंट्रीब्यूशन कुछ हद तक यहाँ से आएगी, बट आगे जाके देखना पड़ेगा। आपकी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तो लोअर साइड होती है, तो ये जो ग्रांट है प्रोविंसेस की तरफ से वो भी अंदर लोअर साइड आ सकता है। अच्छा, ये बताएं मुझे वकास, हमने ये देखा कि इस साल हमने देखा है कि रेवेन्यू टारगेट तकरीबन
17-18% की ग्रोथ है। अब डिपेंड करता है कि आपका बेस कहाँ क्लोज होता है कंपेयर टू जो एक्सपेंडिचर है वो 20% से ग्रो हो रहा है। सो एज पर द डेफिनेशन ऐसा लग रहा है कि इट्स अ मोर ग्रोथ प्रो टिल्ट है टुवर्ड्स, आई वोंट से इट्स ग्रोथ बजटेड, इट्स स्टिल टुवर्ड्स ग्रोथ। सो हम जीडीपी ग्रोथ में देख रहे हैं कि लास्ट ईयर आई थिंक 3.7% क्लोज हुई है। अब हो सकता है ये नंबर रिवाइज डाउन हो जाए टू अबाउट 3.5 3.4 ऑन द लोअर साइड, बट जो 4% की ग्रोथ है, वैसे मेरा अपना व्यू है कि जो ग्रोथ होगी, हमने देखा हमारे जीडीपी की है तकरीबन 95% जीडीपी आती कंजम्पशन बेस्ड होती है और कुछ आई थिंक कंट्रीब्यूशन 10-12% या 14% इन्वेस्टमेंट साइड से होती है। सो कुछ आप बताना पसंद करेंगे कि जो आपकी जीडीपी की जो कंट्रीब्यूशन जो हम 4% इस साल देखेंगे एक्सपेक्टेडली, वो इस बजट में जो भी रेवेन्यू प्रो ग्रोथ मेजर्स लिए हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, या बाकी जो ग्रोथ आएगी ये कहाँ से ज़्यादातर आएगी? देखिए, अमूमन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें सर्विसेज से नज़र आ रहा होता है। फिर एग्री के अंदर भी जो माजी में अगर हम 2 साल पीछे जाएं तो फ्लड्स की वजह से काफ़ी मुतासर हो गया था और फिर उसको भी ज़ाहिर है कुछ टाइम लगा दोबारा ट्रैक पर आने में। वहाँ से कुछ नंबर्स बेहतर हो सकते हैं क्रॉप्स के। साथ ही इंडस्ट्रियल भी सेगमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। उम्मीद या कोशिश यही है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो इस तरह के मेजर्स लिए गए हैं जहाँ हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए जैसे सुपर टैक्स में कमी की गई है, तो ये सारे सेगमेंट्स जो हैं यही कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरा ख्याल है यही गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि यही इन जो शोबाजात जहाँ पिछले साल में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ सकी है, वो तमाम ही सेक्टर्स जो हैं वो तीनों ही बड़े जो हिस्से हैं उधर से हम ग्रोथ देख रहे हैं। आई थिंक हमारे बजट का जो मेजर एक्सपेंस है द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। आप इस तरह देखें कि जो लेटेस्ट जो नंबर है इंटरेस्ट एक्सपेंस का वो तकरीबन फॉर FY27 जो एक्सपेक्टेड है तकरीबन 8 ट्रिलियन रुपीज़ है कंपेयर टू PSDP एलोकेशन ओनली 1 ट्रिलियन रुपीज़। अगर ये बता सकें वकास के ओवर द लास्ट 3 ईयर्स हमारा जो पब्लिक डेट है या टोटल डेट है उसमें किस तरह के चेंजेस आए हैं और ये डेट बढ़ा है, और अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है उसका अगर आपको कुछ याद हो नंबर्स, इसकी कॉम्पोजिशन इसकी डोमेस्टिक डेट की क्या है और एक्सटर्नल डेट की क्या है? अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस, जैसा बिल्कुल आपने सही जिक्र किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो एक मेजर उसका हिस्सा होता है एक्सपेंडिचर के अंदर। रेवेन्यू से अगर कंपेयर करें 2023 के अंदर ये 65% ऑफ द रेवेन्यू था, नाउ इट इज़ क्लोज टू 40%। सो अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, गवर्नमेंट कोशिश करती है, बट इसमें हमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन की गुंजाइश नज़र नहीं आती। हमने बहुत रीजनेबल ख़र्चे रखे हैं और डेट लेना पड़ ही रहा है गवर्नमेंट को, तो मेरा नहीं ख्याल कि डेट में कोई बहुत वाज़ेह कमी होगी। और दिस फैक्ट कि अब इंटरेस्ट रेट्स भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से मज़ीद कोई ईजिंग होगी, शायद कुछ बढ़ जाएँ 50 बेसिस पॉइंट। तो ये नंबर्स जो हैं डेट के और जो इंटरेस्ट पेमेंट के ख़ास तौर पे ये इसी तरह के हमें नज़र आ सकते हैं फदिया। वकास हमने यहाँ बात करी रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं और अब हम देखा कि मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है 15 जून को, तो आपका क्या व्यू है, इनिशियल व्यू क्या है? बिकॉज अगर आप देखें लास्ट टाइम जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई थी उस वक्त जो ऑयल प्राइस ऑन द हायर साइड थी और अभी लग रहा है ऑन द लोअर साइड है, और अभी भी जो ऑयल प्राइस ऑन द 1 मंथ लो पर ट्रेड हो रही है, जो आपके नंबर्स भी हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, भले वो रेमिटेंसेज हो या कैट के नंबर्स हो, वो काफ़ी आई थिंक निस्बतन बेहतर लेवल पे है। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी? देखें, जब ये शुरू हुआ था जियोपॉलिटिकल टेंशन, उस वक्त भी हमने देखा था एक एक्सपेक्टेशन बन गई थी कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड नहीं किया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएं, क्योंकि बहरहाल वो प्रूडेंट तो होते हैं बट एग्जॉजनस फैक्टर्स पे फौरी रिएक्ट भी नहीं करते। अभी भी अगर हम देखें ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है और जिस तरह गवर्नमेंट काम कर रही है और जो अब एक तस्वीर बन चुकी है कि ये रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, ये जो सारा जो पॉलिटिकल स्ट्रेस है ये ख़त्म हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते करके। बहरहाल इन्फ्लेशन बढ़ी रहेगी। अभी भी पिछले महीने हमने देखा इन्फ्लेशन की रीडिंग एलिवेटेड आई, इस महीने भी अगर 11.5% पौने 12% आती है, और फिर उसके बाद भी 2 महीने हमें नज़र आता है कि इन्फ्लेशन की रीडिंग्स जो हैं वो एलिवेटेड हो सकती हैं। तो इसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक ये बिल्कुल सोच सकता है, कुछ कमेटी मेंबर्स की राय होगी कि इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर कॉशियस रहते हुए कुछ बढ़ा दिए जाएँ, शायद 50 बेसिस पॉइंट्स। बट बहरहाल जी, तो वैसे अगर हम अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं यहाँ से 50 बेसिस पॉइंट, सो व्हाट डू यू थिंक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अभी बजट भी आया है और बजट बेहतर आया है, और बहुत से सेक्टर्स में जैसे मैंने खास तौर पर जिक्र किया सुपर टैक्स का, तो सुपर टैक्स की वजह से, और फिर अगर हम और सिक्लिकल सेक्टर्स देखें जहाँ कंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड काफ़ी फेवरेबल मेजर्स लिए गए हैं, तो मार्केट के अंदर अच्छा यही सेक्टर्स होते हैं जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी इम्पैक्ट हो रहे होते हैं।
अब चूँकि ये इतने पॉजिटिव मेजर्स हैं तो ये एक मोमेंटम तो बना रहेगा इन द कमिंग डेज़ मेरा ख्याल है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते तो ये रैली की फ़िज़ा होगी इन द कमिंग डेज़, और अगर इंटरेस्ट रेट्स कुछ बढ़ भी जाते हैं तो मेरा ख्याल है मार्केट एब्जॉर्ब कर लेगी, बिकॉज एवरीवन रियलाइजेज़ कि ये जो चीज़ें ये एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है और ये वक्ती हैं। अच्छा वकास, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, आपने इंटरेस्ट रेट्स की बात की, इन्फ्लेशन का टारगेट गवर्नमेंट ने तकरीबन 8.2% का रखा है फॉर द ईयर। अभी मई का नंबर देखें 11.7%, और आगे बढ़ते हुए हमें लग रहा है कि ये नंबर तकरीबन शायद नवंबर दिसंबर तक ये डबल डिजिट्स में ही रहेगा फॉलोइंग द ट्रेंड्स। आपको क्या लगता है कि ये जो ईयर एंड का जो इन्फ्लेशन टारगेट है 8.2%, ये यहीं तक इन्फ्लेशन आके रुकेगी, या आपको इन्फ्लेशन का आपका क्या टारगेट लगता है फॉर द ईयर? देखिए मेरा ख्याल है बिल्कुल सिंगल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन फॉर द ईयर रह सकते हैं। मुझे ये बात मुनासिब लगती है। आगे जाते हुए आप जनवरी के या नवंबर दिसंबर से ऑनवर्ड अगर हम रीडिंग्स देखें तो हमारे एस्टिमेट्स कहते हैं कि वो 7 से 8% के दरमियान के नंबर्स होंगे। तो उसको देखते हुए तो ये लगता है कि ये प्लॉजिबल है कि डबल डिजिट नहीं होगी साल की इन्फ्लेशन। 8 to 9% काफ़ी प्लॉजिबल नंबर है। So do you think अगर inflation will be single digits towards the end of December and next जो half year होगा FY 27 का, so what are the chances कि जो आपका discount rate अभी 11.5% पे अगर 12% हो जाता है और इस second half FY 27 में discount rate कम हो सके because of low inflation numbers? बिल्कुल ये मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि आगे जाते हुए जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं और बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन भी बेहतर हो जाता है और जो कमोडिटी प्राइस शॉक है वो भी, उससे भी हम निकल आते हैं और चीज़ें सारी नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो बिल्कुल इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी और ये एक जवाज़ बन जाएगा कि इंटरेस्ट रेट्स को दोबारा जो है वो 50 बिप्स या 1% कम कर दिया जाए। लेट्स कम बैक टू आई थिंक ऐसे जो हमारा इस साल का जो एफपीआई का रेवेन्यू टारगेट है अबाउट 15.34 ट्रिलियन रुपीज़ है। हमने देखा है टोटल टैक्सेस जो एडिशनल टैक्सेस लगेंगे FY 27 तकरीबन 2 ट्रिलियन के होंगे और हमने ये भी देखा है कि जो येस इट्स टिल्ट टुवर्ड्स ग्रोथ, बट जो आपकी प्राइमरी सरप्लस है एंड स्पेशली जो फिस्कल डेफिसिट है वो इन लाइन है विद द IMF नंबर्स। तो ये चीज़ अच्छी है। येस वी आर परसुइंग ग्रोथ प्लस वी आर इन लाइन विद द IMF एस्टिमेट्स। सो अब अगर आपका क्या कमेंट होगा ऑन द रेवेन्यू? ये एम्बिशियस है और अगर एम्बिशियस नहीं है भी तो रिलीफ मेजर्स क्या गवर्नमेंट ने लिए हैं इस साल और रेवेन्यू मेजर्स क्या लिए हैं जिसकी वजह से ये जो टैक्स कलेक्शन है अचीव होगा या नहीं होगा? व्हाट आर योर कमेंट्स? देखिए रेवेन्यू इकट्ठा करना एक मुश्किल गवर्नमेंट के लिए रहता है। हमने पिछले साल भी देखा कि शॉर्टफॉल था, ये रवां साल के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे कि शॉर्टफॉल बिल्कुल होगा। अगले साल भी इतना बड़ा टारगेट जो है अचीव करना मुश्किल होगा। अगर हम देखें जहाँ से गवर्नमेंट ये टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करती रही है पिछले साल भी और इस साल भी कोशिश कर रही है कि रिटेलर सेगमेंट से या ऐसे सेगमेंट्स जहाँ पर जो टैक्स नेट में उस तरह नहीं थे उधर से टैक्स इकट्ठा करिए, वो नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा इतने पॉजिटिव नहीं है, बहुत ही कम है। अगर हम सैलरी टैक्स भी देखें जो सैलरी क्लास से टैक्स इकट्ठा हुआ 550-600 अरब का, उसके मुकाबले में भी रिटेलर सेगमेंट से या एग्री साइड से जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो बड़ी कम रही हैं। अब गवर्नमेंट का जो जो ओवरऑल नंबर है 18 से 20% जो ग्रोथ टारगेट हम कर रहे हैं FPR रेवेन्यू में, उसके अंदर इनकम टैक्स में भी 18% ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा FED के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी वाज़े इंक्रीज टारगेट किया जा रहा है 1 ट्रिलियन के करीब। तो उसमें यकीनन बहुत से सेक्टर्स पे जो कल फाइनेंस बिल में भी हमने देखा कि FED प्रपोज़ किया गया है उधर से इकट्ठे होंगे। फिर इनकम टैक्स नेचुरली जो है इनकम लेवल्स बेहतर हो रहे हैं कॉर्पोरेट्स के, तो वहाँ से भी इनकम टैक्स भी जो है वो जनरेट होगा। और सेल्स टैक्स और इसके अलावा कस्टम्स जो ड्यूटीज़ हैं वो भी हमारा न्यूज़ फ्लो ये कह रहा था कुछ अर्से पहले, हम देख रहे थे पिछले 15 दिन 10 दिन से कि यहाँ पर कमी होगी, बट इसमें कोई कमी नहीं है। और एज़ पर द नंबर्स नाउ इसके इधर भी जो है वो टारगेट कर रहे हैं इंक्रीज़। तो ओवरऑल जो है वो गवर्नमेंट की कोशिश है कि तमाम ही सेगमेंट से जो है वो इन तमाम हेड से टैक्स जो है उसमें ग्रोथ ईयर ओवर ईयर दिखाई जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा वकास, अगर हम प्राइमरी सरप्लस का बजट का टारगेट देखें तो ये तकरीबन 2% का है, ऑल्दो इन लाइन विद IMF's रिकमेंडेशंस। आपको क्या लगता है कि जो एक प्रेजेंट मैकेनिज्म है जिसमें हमने देखा कि NFC पे भी कैप एक लॉन्च किया गया है, इज़ दिस अ गेटेबल टारगेट, या आपको लगता है कि हिस्टोरिकल ट्रेंड की तरह हमें फिर दोबारा PSDP से कटौती करनी पड़ेगी टू मीट दैट टारगेट? मेरा ख्याल है हमें फिर PSDP से कटौती करनी पड़ेगी और इस साल भी करनी पड़ी है। अभी तक जो PSDP का आप डिसबर्समेंट देखें तो वो कहीं कम है
और ऐसा अक्सर होता है कि आधे से भी कम जो है हम डिसबर्स करते हैं 10 माह में फिस्कल ईयर के, फिर एंड में कुछ ज़रा सा हम देखते हैं कि एक रैपिड पेस आती है, बट अमूमन हम 1 ट्रिलियन जैसा दिखाते हैं टारगेट, और फिर वो जो डिसबर्समेंट एक्चुअल होती है वो कहीं कम होती है। उसकी वजह यही है कि हमें अपने खर्चे जो हैं वो पूरे करने होते हैं ताकि IMF खुश रहे और प्राइमरी सरप्लस का टारगेट हमारा अचीव हो। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी PHDP के मुकाबले में प्राइमरी सरप्लस का ये टारगेट अचीव करना, जो मुमकिन बना चुकी है गवर्नमेंट पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं। तो ये प्राइमरी सरप्लस तो आ सकता है इस साल भी। अच्छा, आप ये देखिए, अगर आप जो गवर्नमेंट के जो आई थिंक जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं ये बजट है ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बजट है। आई थिंक सबसे जो बड़ा हमारा इशू पाकिस्तान का है वो आपकी एक्सपोर्ट के नंबर्स नहीं बढ़ रहे, पिछले कुछ सालों से आपकी एक्सपोर्ट्स इसी नंबर पर स्टॉल्ड है। सो व्हाट आर इनिशियल कमेंट्स कि जो ये बजट आया है, हाउएवर अगर आप देखें जो एक्सपोर्ट टारगेट है गवर्नमेंट का लास्ट ईयर वो 35 बिलियन का था, इनिशियल टारगेट था। हाउएवर जो आपके लेटेस्ट नंबर जो एक्सपोर्ट की जो साल के क्लोज होंगे तकरीबन 30 अरब होंगे, और जो नए साल का टारगेट एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 32 अरब का टारगेट है। आई जस्ट ये टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सो जो बजट में जो कमेंट्री आई है, जो फाइनेंस बिल आया है, उसमें क्या की मेजर्स हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं या नहीं समझते कि हमारी ग्रोथ पॉसिबल होगी एक्सपोर्ट्स में? देखिए, एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ रिलीफ भी अनाउंस किए गए हैं। इसके अलावा आप देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर जहाँ से हम एक्सपोर्ट उस तरह की नहीं हासिल कर पाए जिस तरह नेबरिंग कंट्रीज़ कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए उधर भी टैक्स की कुछ छूट थी जो इस साल एक्सपायर हो रही थी, उनको मज़ीद 3 साल के लिए जो है आगे बढ़ा दिया गया, अब 2029 में एक्सपायर होंगी। और ओवरऑल जो है एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट हमेशा जो है सुनना भी चाहती है और कोशिश भी करती है कि एक्सपोर्ट किसी तरह बढ़ सके। ये रियलिस्टिक टारगेट जो इन्होंने इस दफ़ा रखा है ये शायद अचीव हो जाएगा, बट जो इसमें कटौती हुई और क्यों हम नहीं कर पाते एक्सपोर्ट में कोई खातिर ख्वाह इजाफा, ये एक इनहेरेंट स्ट्रक्चरल मसला है जो पाकिस्तान को हमेशा से दरपेश है, और ये इस साल इस पर कोई इतना नुमाया चेंज नहीं आएगा मेरा ख्याल है, बट ये 32 बिलियन शायद हम अचीव कर लेंगे। अगर आप ये देखिए, आई थिंक इसके बाद ये भी कहीं बहुत जगह जिक्र होता है कि हमारा लास्ट IMF का ये रिव्यू जो भी बाकी है, लास्ट आपका ये IMF, हम इसके बाद हो सकता है एज अ पॉसिबिलिटी हम IMF पे ना जाएं, बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो जाएगी, हमारे जो आपके फाइनेंस जो FX रिजर्व्स है वो भी 3 मंथ्स पे हैं। सो व्हाट आर योर कमेंट्स कि इज इट पॉसिबल कि हमारा ये लास्ट IMF का प्रोग्राम हो, या इस करंट सिनेरियो देखते हुए या गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है वी विल नीड मोर प्रोग्राम्स ऑफ IMF सिमिलर टू व्हाट वी आर इनटू करंटली? देखिए, पिछले अगर आप 9 माह में देखें एक्सटर्नल डेट भी बढ़ा है, आपका 103 से 107 अरब डॉलर हुआ है, और हमारी जो सिचुएशन रहती है एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर, अगर हम डेट रीपेमेंट्स में भी देखें तो बड़ा वो नेक टू नेक चल रही होती हैं, उसमें हम अक्सर रोल ओवर्स और रीफाइनेंस के ऊपर जो है वो इन्हिसार कर रहे होते हैं। हमें बिल्कुल ये ज़रूरत दरपेश रहेगी आगे भी, मेरा ये ख़्याल है कि IMF को हम खैर बात फौरी तौर पे तो शायद ना कह सके, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से होपफुल हैं लोग, बट मेरा ख्याल ये है कि शायद ये शायद आखिरी प्रोग्राम ना हो। अच्छा वकास, अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो PDL सीम्स टू बी वन ऑफ द फेवरेट वेज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यूज़ बाय द गवर्नमेंट। अगर हम मई के नंबर्स को रख के जून का एस्टिमेट निकालें तो हमें लगता है कि पूरे साल की जो PDL की ओवरऑल जो टारगेट थी उससे तकरीबन कलेक्शन 20 से 25 अरब रुपए का हमें सरप्लस आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर का टारगेट तकरीबन हमें नज़र आता है कि तकरीबन 180 से 200 अरब रुपए का एडिशनल टारगेट रखा है। अगर हम वही रेवेन्यूज़ की तरह हम जो है तकरीबन 12% लगा लें, जिसमें तकरीबन 4% की GDP ग्रोथ और 8% की इन्फ्लेशन, एडिशनल जो आपको कलेक्शन करनी पड़ेगी PDL, एंड गिवन के ऑयल प्राइसेस तकरीबन अगर $80 के अराउंड हवर करती हैं, तो क्या इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं आ सकता? और आपको क्या लगता है PDL टारगेट नेक्स्ट ईयर का 1.62 ट्रिलियन का अचीव हो जाएगा? देखिए, इसमें कुछ कैविएट्स हैं, ये बज़ाहिर अचीवेबल भी नज़र आता है, बट चूँकि जैसे आपने जिक्र किया ऑयल प्राइसेस अभी एलिवेटेड हैं, तो हमने OMC वॉल्यूम्स में भी एक डिक्लाइन देखा है पिछले कुछ महीनों में। तो अगर इस तरह से OMC वॉल्यूम्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे रहते हैं और सिचुएशन जो है जियोपॉलिटिकल ख़राब रहती है, तो मेरा ख्याल है गिवन द फैक्ट कि ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होंगी, अगर ऐसा होता है फॉर 1 मोर क्वार्टर, और फिर जो ऑन ग्राउंड प्राइसेस भी फ्यूल की ज़्यादा होंगी, साथ ही एक जो डिक्लाइनिंग वॉल्यूम्स का एक जो ट्रेंड आ रहा है, इस सब को देखते हुए मुश्किल भी दरपेश हो सकती है कि जो हमने दोबारा इसके अंदर पिछली दफ़ा भी एक वाज़े इंक्रीज़ था, फिर दोबारा हम जो है ये तकरीबन 280-300 अरब और इजाफी जो टारगेट कर रहे हैं, इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। और PDL के अंदर अगर हम ये बढ़ाते हैं थोड़ा सा PDL का हजम, इसमें PDL का हिस्सा ऑन अ पर लीटर बेसिस, तो बिल्कुल वो इन्फ्लेशनरी भी होगा, जबकि बाकी और ये
डिटर भी कर रहा है। और फिर एक शिफ्ट भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल भी आ रहा है ऑन ग्राउंड, कि जहाँ पर लोग व्हीकल्स जो हैं अपने शिफ्ट कर रहे हैं। कंपनीज़ जो हैं वो अब एफओ के ऊपर बिजली नहीं बनाती, कंपनीज़ जो हैं शिफ्ट कर रही हैं, सोलराइजेशन हो रही है। तो एक नेचुरल डिक्लाइन तो हमारे अजम्पशन केस में होना ही चाहिए कि होगा। इसके साथ ही अगर कीमतें भी ज़्यादा रहती हैं तो लोग कम तेल इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक मुश्किल हो सकती है कि पीडीएल कलेक्शन टारगेट हम मीट कर सकें। बट ये अगर सिचुएशन जल्दी बेहतर हो जाती है तो हो सकता है हम इसके करीब पहुंच जाए टारगेट के। अगर आप देखिए, ऐसे हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर लिया रेवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर टारगेट जो नेक्स्ट ईयर का है। नाउ लेट्स कम स्पेसिफिक टू स्टॉक मार्केट। तो आप क्या लगता है कि जो आपने ये देखा बजट, आपने डिटेल डॉक्यूमेंटेशन देखी, फाइनेंस बिल देखा, काफ़ी कस्टम ड्यूटीज़ की सीलिंग फीचर्स देखे, तो आपका इनिशियल व्यू क्या लग रहा है आपको कि यार मार्केट, इज़ दिस बजट मार्केट फ्रेंडली, या यू थिंक कि माइल्डली पॉजिटिव होगा, या इस बजट को देखने के बाद इन्वेस्टर्स इसको जुबिलेट करेंगे? मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर्स इसको पॉजिटिवली लेंगे। एक तो इन्वेस्टर्स इतने समझदार हो गए पिछले 3 साल के बजट देख के कि अब वो समझते हैं, फॉलो भी करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि वो ये समझेंगे कि एक मुश्किल दौर रहा है पिछले 3 साल में, और अब थोड़ी सी जहाँ स्पेस मिली है तो कुछ रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जी न्यूज़ में नज़र आई कि ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स होगा जी कैपिटल मार्केट्स के अंदर, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। और इसी तरह और भी कोई कैपिटल गेंस टैक्स या किसी तरह का और मज़ीद इजाफी कोई टैक्स इस साल लागू नहीं हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉजिटिव है। दूसरा, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए टैक्सेस रिड्यूस हुए हैं सुपर टैक्स में रिडक्शन की फॉर्म में, जहाँ 500 मिलियन से नीचे तो अब सुपर टैक्स है ही नहीं, और 500 मिलियन से ज़्यादा अगर किसी की इनकम है तो उधर सुपर टैक्स वहाँ भी 8% हो गया है, पहले 10% था। तो उधर जो 2% की अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, फर्टिलाइज़र एंड ईएनपी, जो बाकी तमाम सेक्टर्स हैं उसके अंदर ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा, सॉरी वकास साहब, मैं यहाँ काट रहा हूँ। अगर आप देखें स्पेशली आप अपने सुपर टैक्स की यहाँ बात करिए, सुपर टैक्स हमने देखा कि जो इस साल आई थिंक लास्ट ईयर 10% था और इस साल 9% होना था, वो 9 से 8% हो जाएगा। बट आई थिंक स्पेशली सरप्राइजिंग मेनली है कि सुपर टैक्स स्पेशली फॉर बैंक्स, तो येस ओके दे मेक विंडफॉल प्रॉफिट एज पर द गवर्नमेंट, बट जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, इवन ईएनपी कंपनी जो एक स्पेशल टैक्स देती है अंडर द ऑयल एंड गैस पॉलिसी, उस पर भी सुपर टैक्स लागू कर दिया और उसको कम नहीं करा। सो व्हाट आर द व्यूज़ कि ऐसा क्यों गवर्नमेंट, किस तरह उन्होंने गवर्नमेंट ने सोचा है और इस पर सुपर टैक्स कम क्यों नहीं करा? देखिए, बैंक्स के बारे में तो ये तासुर हमेशा गवर्नमेंट का रहता है कि वो बहुत ज़्यादा, चूँकि उधर पैसे बनते हैं तो वहाँ पर टैक्स ज़्यादा ही होना चाहिए। हमने कई सालों से ये ट्रेंड देखा है कि बैंकिंग सेक्टर का टैक्स रेट है वो ज़्यादा होता है। फर्टिलाइज़र का मेरा ख़्याल बिल्कुल है आपसे, मैं एग्री करूँगा कि अलामती तौर पे ऐसा हो सकता था कि फ़र्टिलाइज़र को इसमें शामिल ना किया जाता, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बहरहाल इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड फर्टिलाइज़र की जो कीमतें हो गई हैं, ख़ासतौर पर डीएपी के अंदर जो इंक्रीज़ हमने देखा है, जहाँ पर 17,500 पौने 18,000 रुपये का बैग मिल रहा है, तो फार्मर इनकम काफ़ी स्क्वीज़ हुई है। सपोर्ट प्राइसेस के ऊपर भी जो है वो एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगर ऑफटेक गिरता है इनलिस्टेड कंपनीज़ का, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ का, तो उनके तो इनकम लेवल्स जो है वो ईयर ओवर ईयर गिर रहे होंगे अगर ये प्रॉब्लम बरकरार रहती है। तो ऐसे सिनेरियो में उन पे मज़ीद ये जो सुपर टैक्स वाला जो बोझ है, इसमें मेरा ख्याल है एटलीस्ट फर्टिलाइज़र को हटाया जा सकता था। अच्छा वकास, एक और सवाल ये है कि बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि फाइनली सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स को रिलीफ मेजर्स उनके लिए अनाउंस हुए, इवन दो ऑन द फेस सीम्स मार्जिनल रिलीफ मेजर्स है, बट कैन यू डेल्व इनटू द डिटेल्स के क्या रिलीफ मेजर्स है फॉर द सैलरीड क्लास? देखिए, सैलरी क्लास के बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अरसे से ये आ रही थी रिक्वायरमेंट कि जी सैलरी क्लास का जो टैक्स है उसके अंदर कुछ रिफॉर्म हो, और ये बहुत ज़्यादा अनफेयर महसूस हो रहे थे। इसमें स्लैब्स भी कम कर दिए गए थे, अब जो स्लैब्स हैं उन बढ़ा दिए गए हैं। 4.1 मिलियन आखिरी स्लैब था पर एनम सैलरी का, उधर उससे आगे 2 और स्लैब्स आ गए हैं जी, 5.6 से 7 मिलियन और फिर 7 मिलियन ऑनवर्ड। और 7 मिलियन ऑनवर्ड के अंदर भी जहाँ पर 1 करोड़ सालाना इनकम के ऊपर इजाफी जो एक सरचार्ज था 9% का, वो भी वेव करने की प्रपोज़ल है। और साथ ही ये जो 2 स्लैब्स ऐड हुए हैं, इसकी वजह से जो इससे पिछले वाले जो मिडिल इनकम सेगमेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें 3 से 4 परसेंटेज पॉइंट का जो है वो इफ़ेक्टिव टैक्स रेट में कमी जो है एक्सपेक्ट की जा रही है, जिससे ऑन एवरेज किसी
भी जॉब करने वाले शख्स की जो सैलरी है उसमें हमारा ख्याल है 10 से 11% जो है उसको फ़ायदा हासिल होगा। तो ये मिडिल इनकम में तो बहुत वाज़े ये फ़ायदा होगा। उसके बाद जो आगे के जो आखिरी 2 स्लैब्स ऐड किए हैं, ख़ासतौर पे जो 7 मिलियन ऑनवर्ड वाला, उसके अंदर इन्होंने जो बेस रेट है वो पहले जो आखिरी स्लैब था उसमें 7 लाख होता था जो फ़िक्स्ड अमाउंट आपको देनी है। उसके बाद 7 मिलियन पर उसके बाद जो आखिरी जो स्लैब था 4.1 मिलियन ऑनवर्ड, उसके ऊपर फ़िक्स टैक्स था 35%। अब इन्होंने ये कर दिया है कि जो फ़िक्स्ड नंबर है 7 लाख का जो पहले था उसे 14.25 लाख कर दिए, और फिर जो टैक्स रेट है वो बहरहाल 35% ही रखा है। बट देन जो 1 करोड़ सालाना है उधर जाकर फिर जो वो सरचार्ज था 9% का, उसे जो है उन्होंने अबॉलिश कर दिया है। तो ओवरऑल जो है मेरा ख्याल है हर तबके को कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखें सैलरी जो टैक्स स्लैब्स की रिविजन हुई, सबसे बड़ा रिलीफ तो आई थिंक उन्हीं को मिल रहा है जो हायर टैक्स ब्रैकेट में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो एडिशनल सरचार्ज था या सुपर टैक्स था 10% का ऑन इनकम अर्नर्स अबव 10 मिलियन रुपीज़, वो ज़ीरो हो गया है। तो एक तरह से उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो 10% से बढ़ जाएगी। तो आई थिंक मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो मार्केट को रीरेट करते हैं, मार्केट को ड्राइव करते हैं, इंडिविजुअल्स ही होते हैं। सो एडिशनल इनकम इनके पास आएगी और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो एडिशनल पैसा है ये मार्केट में राउट हो और फिर मार्केट्स की वजह से एक बेहतर परफॉर्म करें। तो मैं इस तरह क्यों भी बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देखें लास्ट वीक अगर आप देखें बहुत आई थिंक सेलिंग थी फ्रॉम द फॉरेनर साइड, स्पेशली की सीमेंट स्टॉक्स में मेपल एंड लकी सीमेंट। हमने ये देखा कि सारी जो सेलिंग है, मैसिव सेलिंग थी फॉरेनर्स की, ये एब्जॉर्ब करी इधर म्यूचुअल फंड्स ने या इंडिविजुअल्स ने। नाउ लेट्स कम टू आई थिंक की, देखते हैं अब की सेक्टर्स या की विनर्स कौन होंगे बजट में। वकास ये बताएं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, हमने कमेंट्री तो बहुत सुनी है डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट टीवी चैनल से, बट अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस जो की विनर्स इस बजट में कौन से सेक्टर रहेंगे, ये ज़रा आप कुछ इसमें ज़रा डिटेल बताएंगे कुछ? देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर मैंने 12 जिक्र किया कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैक्स के अंदर रिलीफ मेजर्स आ रहे हैं, और एक जो हमने हॉल्ट देखा था, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही थी, लोग घबरा रहे थे कि जी टैक्सेस ट्रिगर होंगे, वहाँ से कुछ रिलीफ आया। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक्टिविटी हमें ज़रूर नज़र आ रही होगी। इसके अलावा ये जो सुपर टैक्स में कमी है, ये भी तमाम जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, सीमेंट की हैं, स्टील की हैं और एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन की, उन तमाम को ये बेनिफिट आ रहा होगा। तो ये तो एक क्लियर विनर नज़र आता है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में जो ख़बरें आ रही थी पहले बजट से पहले, कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले तक, वो काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रही थी, और जो बजट अब आया है उसमें ऐसा कोई ख़ास हमने नेगेटिव मेजर नहीं देखा, जबकि हमने दूसरी जानिब लोकल असेंबलर्स के लिए पॉजिटिव देखा कि लग्जरी व्हीकल्स जो हैं, जो महंगे लग्जरी व्हीकल्स हैं 2000 से 3000 सीसी के, उसके ऊपर इजाफी टैक्स बल्कि लगाया गया है जो इंपोर्ट होते हैं CBU फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि जो लोकल असेंबलर्स हैं उनको एक तरह से सपोर्ट देने की कोशिश की गई है, जो कि पॉजिटिव है, बिकॉज जिन कंपनीज़ के हम शेयर होल्डर्स होते हैं ऑटो सेक्टर में, वो ऑटो असेंबलर्स हैं सारे। तो मेरा ख़्याल है कि ऑटो सेक्टर के अंदर भी एक पॉजिटिव रुझान हो सकता है। कंस्ट्रक्शन और एलाइड जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव रह सकता है सेंटिमेंट। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल के अंदर जो है हमने कुछ बेहतरी देखी, कुछ ड्रग्स की जो APIs हैं उनकी कीमतों के अंदर हमने देखा कि अब कमी होगी बिकॉज ऑफ टैक्स रिलीफ्स, तो यहाँ पर या ड्यूटी रिलीफ, और फिर API की इटसेल्फ भी कीमतें कुछ कम हुई हैं। तो वो सब मिल जुला कर जो है वो आइंदा आने वाले जो क्वार्टर्स है उसके अंदर हमें ये इनकम लेवल्स में नज़र आ रहा होगा। तो फार्मास्यूटिकल इज़ अनदर सेक्टर जो हमें लगता है कि नुमाया होगा। तो ये बताएं वकास, हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट ये जो बजट से पहले कुछ सेक्टर, स्पेशली अगर आप देखें एंग्रो फूड्स की बात करें या प्रेमा की बात करें, फौजी फूड्स की बात करें, वहाँ इम्कान था कि जो आपका GST है वो 18% है, वो 18% से कम होकर 10% हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो बजट में हमने ऐसी कोई चीज़ देखी है कि कुछ इनको रिलीफ मिला है ऑन द पैकेज मिल्क सेगमेंट, जिसकी वजह से इनके जो वॉल्यूम्स काफ़ी सालों से स्टॉल्ड हैं वो कुछ बढ़ सके? मेरा नहीं ख्याल कि इस सेगमेंट की तरफ कोई रिलीफ थे एक्सप्लिसिटली। इसी तरह जूस या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इस तरह के जितने सेगमेंट्स हैं, आई डोंट रिकॉल कि उसके अंदर कोई वाज़े रिलीफ जो है वो इस दफ़ा दिया गया है। अच्छा, एक और अगर आप एंगल देखें, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर देखें, हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर से भी आती है, हमने ये साल देखा है डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी एक लिमिटेड ग्रोथ आई है, वह ग्रोथ आई है, और हमारी एक्सपोर्ट्स ऑन द लो साइड इसलिए रही है बिकॉज आई थिंक आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्पेशली शुगर केन एंड राइस ऑन द लोअर साइड रही है। सो कुछ बता सकते हैं आप इन्वेस्टर्स को कि इस बजट में की टेक्सटाइल में क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सके कि गोइंग फॉरवर्ड एक नॉर्मल ग्रोथ हो सकेगी टेक्सटाइल सेक्टर में स्पेसिफिकली?
देखिए टेक्सटाइल सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में अगर हम हिस्सा देखें तो टेक्सटाइल के शोबे का ही होता है, और एक्सपोर्टर्स के लिए जो एडवांस टैक्स में 1% कमी की गई है उससे टेक्सटाइल की जो कंपनीज़ हैं उनके कैश फ्लो में बेहतरी आ सकती है। ओवरऑल जो है ज़ाहिर टैक्स के अंदर हम कोई चेंज नहीं देख रहे, वो जो एडवांस टैक्स का जो रिलीफ मिलेगा उसकी वजह से इनकी कैश फ्लो के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर इनको थोड़ा सा स्पेस मिलेगी। अच्छा, आप ये देखें, हमने ये देख लिया कि बजट भी इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है। हमें ये भी लग रहा है कि यूएस ईरान की जो वॉर है वो कंक्लूजन की तरफ जा रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है जो आई थिंक मंडे को है। अगर स्टेटस को रहती है तो लगता है मार्केट में एक अच्छी रैली आ सकती है। सो व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस कि अभी मार्केट हमने देखा है कि प्री वॉर लेवल से ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर ये सब तीनों ट्रिगर्स आप इनकॉर्पोरेट कर दें, सो आपको क्या लगता है कुछ नेक्स्ट 6 मंथ्स में मार्केट कहाँ जा सकती है? एंड टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर्स, व्हाट आर योर टॉप 5 पिक्स from the market? देखिए मार्केट रेजिलिएंट रही है इस सारे एपिसोड में भी। आप देखें तो अगर हम सिर्फ सीमेंट सेक्टर की बात करें तो चिराट और कोहाट के अलावा तमाम सीमेंट कंपनीज प्री वॉर लेवल्स के करीब आ गई हैं। तो ये दोबारा हमने देखा कि मार्केट के अंदर आप इंडेक्स लेवल भी देखें तो वो पहले के करीब की तरफ जा रहा है, और ये रिकवरी तो बहरहाल आई है। अगर चीज़ें वाज़े तौर पे इम्प्रूव हो जाती हैं ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट तो बिल्कुल हमें स्पेस नज़र आती है। अभी यहाँ पर बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड जिनकी अर्निंग्स पोटेंशियल भी मौजूद है, और अगले साल का जो हमें आउटलुक लग रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है। एंड विद ऑल ऑफ दीज मेजर्स जो कुछ सेक्टर्स को बड़ा फेवरेबली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है कि मज़ीद हम इसके अंदर इंटरेस्ट देख रहे होंगे। और सारा कुछ हिंज करता है जी आपकी जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर। जैसे ही वहाँ पर कोई खातिर ख्वाह बेहतरी आती है, वाज़ेह बेहतरी आती है, आई थिंक इन्वेस्टर्स वो टेक इट एज अ सिग्नल एंड वील सी गुड बाइंग। देखिए टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स बिल्कुल जहन में आते हैं जिनमें अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम सीमेंट सेक्टर में देखें तो कोहाट इज़ वन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है और कैपिटल अपसाइड बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो है कैपिटल अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक के अंदर है इन द सीमेंट यूनिवर्स अक्रॉस द बोर्ड। जैसे मैंने जिक्र किया सीमेंट के अंदर मोमेंटम बना रहेगा, इसमें चिराट एंड पायनियर एंड इवन डीजी फॉर दैट मैटर अगर इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ते तो ये तमाम स्टॉक्स के अंदर जो इंटरेस्ट बना रहेगा। ऑटो सेक्टर के अंदर गंधारा ऑटोज़ हमें लगता है कि अभी भी इसके अंदर अच्छी गुंजाइश मौजूद है। जो आखिरी क्वार्टर का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन है हमारा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हम कुछ दिनों में शेयर भी करेंगे ऑफिशियली, बट आई बिलीव कि उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और साल की जो अर्निंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी और शायद अनएक्सपेक्टेडली बेहतर हो सकती है। और आगे जाते हुए भी अगर कोई ऑटो सेक्टर के ऊपर इजाफी बर्डन नहीं आता, कोई टैक्सेस नहीं लागू होते और नई ऑटो पॉलिसी जो है वो साजगार रहती है फॉर नो पन इंटेंडेड, बट ये है कि मेरा ख्याल ये है कि गैल जो है वो एक बेहतर स्टॉक बन के नज़र आ सकते हैं द ऑटो स्पेस। बैंकिंग के अंदर UBL इज़ वन ऑफ द बेस्ट गवर्न बैंक्स। मेरा ख्याल है कि UBL के अंदर भी अब जिन रेट्स के ऊपर ही आ गया था कुछ स्ट्रेस में रहा पिछले 1 माह, और अब मेरा ख्याल है कि यहाँ से UBL के अंदर भी जो है अच्छी अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। ऑयल रेलेवेंट रहता है जब मार्केट वॉलेटाइल हैं, तो ऑयल के अंदर यू कैन पिक OGDC और PPL as you know one of the picks from that sector पे। फार्मास्यूटिकल के अंदर ग्लैक्सो और AGP जो है वो हमारी टॉप पिक्स हैं। थैंक यू आकाश। थैंक यू। अब चलते हैं हम अपने सेगमेंट स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ। शहबाज, वो इकबाल का शेर है ना, ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज़ साकी। ऑन अ लाइटर नोट, तो थोड़ा हमने क्योंकि उम्मीदों से बेहतर बजट आया तो ऐसा लग रहा है कि मिट्टी में कुछ नमी तो है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी? आई थिंक येस, बजट ओवरऑल इज़ बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशंस। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार सुपर टैक्स रिलीफ कितना मिलेगा और जो आपके जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन है उसमें भी कमी हुई है। आई थिंक इनिशियल फीलियर तो ये है कि मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगी। अब हो सकता है इनिशियल तो मेरा यही है कि येस इट शुड बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। आई थिंक एक और इंपॉर्टेंस में एलिमेंट अगर आप देखें, येस बजट इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, और आई थिंक उससे बढ़ के जो एक ट्रिगर है US ईरान की एक एग्रीमेंट हो जाती है। हमने इसका ये भी देखा है कि ऑयल प्राइसेस जो लास्ट 1 मंथ लो पे, आई थिंक बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए। और आई थिंक इंपॉर्टेंट एक और देखें, अगर आप मंडे को देखें मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जो एक्सपेक्टेशन जो बिल्ट इन फिलहाल हो रही है कि येस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटस को होगा। सो अगर आप 3 ट्रिगर्स को बिल्ट इन करें, सो ये लगता है कि मार्केट जो येस वी नो कि मार्केट इज ट्रेडिंग एट अबव प्री वॉर लेवल्स, प्री वॉर से, मगर लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट इसको एक्साइटेड रहेगी और आई थिंक इसको पॉजिटिव लेगी ओवरऑल। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे कमिंग वीक में वी शुड वॉच आउट फॉर? अगर आप देखें ओवरऑल बजट पर्सपेक्टिव से देखें तो बजट इज़ किसमें बजट में जो की विनर्स हैं वो आई थिंक आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तो इसकी वजह से हो सकता है जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं, बिकॉज
गवर्नमेंट का फोकस है कि इस बात फ्रॉम फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल प्रूडेंस से वो टुवर्ड ग्रोथ जाए। सो हमें लगता है स्पेशली जो आपका सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है और गैस सेक्टर वो लाइमलाइट में रहेगा। मगर इसके अलावा लगता है बिकॉज आपका बजट इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, हमने देखा है कि आपका सुपर टैक्स में भी कमी हुई है और कहीं ना कहीं रिलीफ आपको मिली है। और इस बजट में ज़्यादा ये लग रहा है कि ज़्यादा आपके रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट मेजर्स कम है। गवर्नमेंट का फोकस ये है कि टुवर्ड्स मोर लीकेजेस पे काम करें और वहाँ से टैक्स कलेक्ट करें। सो लग रहा है ओवरऑल लग रहा है कि स्पेसिफिकली तो आई थिंक स्टील, सीमेंट एंड ग्लास सेक्टर, पर लग रहा है कि रैली आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड हो सकती है ओवरऑल। अच्छा, अगर हम बैंक्स की बात करें तो जो सुपर टैक्स की जो रिलैक्सेशन है वो बैंक्स, ENPs एंड फर्टिलाइजर सेक्टर पे नहीं, बट इन पर्टिकुलर इफ यू टॉक अबाउट बैंक्स, आपको क्या लगता है डज दिस चेंज एनीथिंग फॉर द बैंक्स टुवर्ड्स द लोअर साइड, या जो एक मार्केट में जो एक बुलिश रन आएगा वो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट या जो उसका स्नोबॉल इफेक्ट है वो बैंक्स पे भी रहेगा? देखिए, बैंक्स में एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि सुपर टैक्स मोर और लेस अगर चेंज भी होता 1% होता, बिकॉज लास्ट ईयर अगर आई थिंक सुपर टैक्स का इम्पैक्ट नेगेटिव बैंक्स में नहीं होगा। अगर आप ये देखें कि बिकॉज अगर गवर्नमेंट का फोकस टुवर्ड्स ग्रोथ है या टिल्ट टुवर्ड्स ग्रोथ है, सो बैंक्स उस इन्वायरमेंट में बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो हम हो सकता है कि जो आपके एडवांसेज हैं या आपकी डिपॉजिट्स भी हैं वो आप देखें थोड़े बेहतर साइड पर देखें। सो आई डोंट थिंक सो जो बैंक मेजर आप हैवी वेट सेक्टर है वो नेगेटिवली इसको लेंगे। मुझे लगता है कि बैंक्स भी ओवरऑल पॉजिटिव होंगे। सो कुछ चीज़ें आई थिंक ओवरऑल मुझे ऐसा बजट को देखते हुए ऐसा नहीं लगा कि कोई भी सेक्टर कोई चीज़ नेगेटिव हो। आई थिंक ये हो सकता है, आई थिंक लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो स्पेशली आपका प्रेमा है या एंग्रो फूड्स है, फौजी फूड, वहाँ कुछ ना कुछ कमी होगी सेल्स टैक्स में, तो वो बरकरार है 18% पे। हो सकता है कि स्लाइटली ये नेगेटिव हो फॉर दिस रिस्पेक्टिव कंपनीज। आई थिंक मैं एक और चीज़ हाईलाइट यहाँ कर दूँ कि मंडे को फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग है और सर्विस लॉन्ग मार्च, तो लग रहा है कि जो NDMs हो रही है वो 23-24 रुपये में हो रही है और उसकी लास्ट जो IPO प्राइस 19 रुपये 95 पैसे है। सो लग रहा है ये कैप की तरफ होगा। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो उसकी सर्विस लॉन्ग मार्च तो एक हो सकता है कैप हो, पर उसके साथ जो मेजर्स के बेनिफिशरीज रहेंगे वो उसकी बाकी कंपनीज है, लाइक सर्विस इंडस्ट्रीज़ है और दूसरी इसकी जो उसकी दूसरी सब्सिडरी है वो भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अब ओवरऑल देखें, अगर आप मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करो तो मुझे लगता है कि की विनर बजट में आपका रियल एस्टेट सेक्टर आए, सो JVDC कैन परफॉर्म वेल। अगर आप सीमेंट में बात करें, मेरे टॉप पिक्स अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई स्टिल लाइक लकी एंड चिराग सीमेंट। आई थिंक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमने ये देखा है कि API में जो कस्टम ड्यूटी वो जीरो हो गई है, तो इसकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन लो साइड हो जाएगी, तो ये बेनिफिट हो सकता है। अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बात करें तो आई लाइक AGP एंड ग्लैक्सो, और आप बैंक स्पेसिफिक बात करें तो आई लाइक UBL इन बैंक कलफला एंड नेशनल बैंक है। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडेज शो। आपसे मुलाकात होगी कमिंग वीक में। टिल देन हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।